नमस्कार, बात आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। किशनगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया गारंटी संवाद का सीधा प्रसारण। प्रत्याशी विकास चौधरी के समर्थन में लिया हिस्सा। देवनानी के विरोध में खड़े हुए ज्ञान सारस्वत ने भरा नामांकन। बहुत बड़ी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। नसीराबाद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप लांबा रैली के साथ पहुंचे चुनाव कार्यालय, दाखिल किया नामांकन। उत्तर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी कुंदन वैष्णव पहुंचे नामांकन पत्र भरने। बड़ी संख्या में लोग रहे साथ। अजमेर दक्षिण से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बागी हेमंत भाटी ने भरा पर्चा। बड़ी संख्या में समर्थक रहे साथ। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज किशनगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी विकास चौधरी के समर्थन में रविंद्र मंच पर जनसभा को संबोधित किया। नहीं उसके बाद वो क्या करेगा, तो कम से कम मान सम्मान घर के अंदर भी पूरे लोगों का अच्छे तरीके होता है, परिवार के अंदर भी। ये मैंने महसूस किया है, इसलिए हमने सोशल सिक्योरिटी को लेकर के सबको 1000 रुपये महीने कर दी है। ये बहुत बड़ा स्वागत हो रहा है पूरे राजस्थान के अनुसार। अब मैं कहना चाहूंगा आपको अंत में, शराब गारंटी जो है गृहलक्ष्मी 10,000 रुपये मिलेंगे प्रति महिला, मुखिया को परिवार के अंदर सरकार की तरफ मिलेंगे, प्रति वर्ष मिलेंगे। ये गारंटी दे रहे हैं आपको। नंबर 2, गैस सिलेंडर पहले उज्ज्वला योजना में मिलता था, दायरा बढ़ा दिया है। 1,05,00,000 लोगों को मिलेगा, 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा उनको। नंबर 3, गोल्डन गारंटी, गायों का गोबर सरकार भेजेगी, गाय का भैंस का सबका। छत्तीसगढ़ में इसकी बहुत पॉपुलर हुई। हमने अपना इसको, जिससे कि एक तो आमदनी हो जाती किसान की, और गाय फिरती है गलियों में। अब जो है हर एक पशुपालक उसको रखता बाड़े के अंदर, जिससे कि गोबर वहां उपयोग हो सके। आप जानते हो गोबर और गाय मूत्र की दवाएं बनती है, खाद बनते हैं, बायोमास होता है। तो वहाँ छोटे इकाई लग जाती है। मैं खुद देख के आया रायपुर के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर। अच्छा लगा मुझे। राजस्थान भर के अंदर गोधन स्कीम के नाम से तमाम गोबर खरीदा जाएगा, खाद बनेगा, बायोमास बनेगा, दवाएं बनेगी। ये काम भी महात्मा दे रहे हैं, ये आपको गारंटी दे रहे हैं। इसी गारंटी। नंबर 4 गारंटी है बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना। बचपन में मैं खिलाफ था इंग्लिश के। इंग्लिश क्या काम है, आज कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फोन आ गए, दुनिया से जुड़ गए हम लोग, बच्चे जानते हैं। हमने तय किया है इंग्लिश स्कूल खोलना शुरू किया इस बार हम लोगों ने। जो हमारे शिक्षा मंत्री थे दोतासा जी, उस पर चालू किया इसको। मुझे खुशी है, आज लॉटरी खोलनी पड़ती है प्रवेश के लिए। 6 लाख बच्चे पढ़ रहे। हम चाहेंगे जो गांव में चाहता है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पढ़ाना बच्चों को, उसके लिए स्कूल खोल दी जाएगी। टीचर की भर्ती जो है 10,000 की मैंने
अनाउंस कर रखी है, जरूरत पड़े तो 20,000 कर देंगे टीचर को, अच्छी इंग्लिश पढ़ाएंगे बच्चों को, उन्हें भविष्य सुधर सके। आज मैं जाता हूँ गाँव में, अच्छी इंग्लिश बोलने लगे बच्चे। आने वाले 5-10 साल बाद देखेंगे आप, ये बच्चे दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका पता नहीं कहाँ जा सकते हैं। तो ये हमने गारंटी दी है कि हम इंग्लिश पढ़ाने की स्कूल भी खोलेंगे। नंबर 4 गारंटी है, जो 12वीं के बच्चे हैं यहाँ भी खड़े होंगे, जो बच्चा 12वीं करके जाएगा फर्स्ट ईयर के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, सरकारी कॉलेज के अंदर, उन सबको लैपटॉप दिया जाएगा, टैबलेट दिया जाएगा। ये हमने कहा, एक गारंटी दे रहे हम लोग, आपात रात गारंटी। आप जानते हैं कि सूखा पड़ जाता है, कई बार बाढ़ आ जाती है, बिजली गिर जाती है, ओलावृष्टि हो गई है, अंदर आ गया है, मकान गिर गया है, तो सरकार के नाम से बहुत कम पैसा मिलता है। हमने तय किया है, इसकी बजाय हम लोग जो है 15 लाख तक का बीमा करवा रहे हैं, जिससे कि उसको मुआवजा जो है 15 लाख तक का मिल पाएगा। ये गारंटी हम दे रहे हैं आपको। अगले अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा, इसको लागू करें। अंतिम गारंटी है ओपीएस लागू करना। ओपीएस लागू हमने किया कर्मचारी के लिए, कर्मचारी बहुत खुश है इस बार, उनके लिए हमने आजीएसएस स्कीम लागू की है, चिकित्सा की भी बहुत शानदार स्कीम है। ओपीएस का वेलकम पूरे देश में हो रहा है, शुरुआत हम नहीं करेंगे। हम चाहते हैं अगली बार सरकार बने, अभी केंद्र सरकार मान नहीं रही है, उनको भय है कि स्कीम खत्म कर देंगे। बीजेपी के राज्य 14 राज्य है देश के अंदर, वो कोई एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं ओपीएस को, सब एनपीएस चला रहे हैं, पुराने स्कीम चला रहे हैं। हमने वादा किया है, सरकार लाओगे तो हम ओपीएस के लिए कानून पास करेंगे, असेंबली के अंदर कानून पास करेंगे। इस प्रकार की गारंटी हम दे रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, काम जो किए हमने किशनगढ़ में पिछले 5 साल में, आपको मालूम है कि चाहे वो इंडिपेंडेंट एमएलए थे, पर हमने कमी दे रही काम की। मैंने ऐसे में क्या रखा था, किशनगढ़ से मेरा अभी से लगाव भी है, लगाव से जो विश्वविद्यालय बना है किशनगढ़ में केंद्रीय, वो मेरी चॉइस थी किशनगढ़ की, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में बनते ही हैं, ये हमने बनवाया। एयरपोर्ट जो है आपका, ये आपके जो आगे महाबल के लोग हैं, हमने कहा आप आगे आइए। अकाल सुखा पड़ा हुआ था, हमने कहा सड़क बनानी होती है, धीरे धीरे एयरपोर्ट बन जाता है। वो सड़क बनने की शुरुआत होते होते आज शानदार एयरपोर्ट बन गया किशनगढ़ के अंदर। अजमेर में बन नहीं पा रहा था, मैं खुद केंद्रीय मंत्री रहा हूँ सिविल एविएशन का, तब से मांग हो रही थी। अजमेर और किशनगढ़ दूरी कितनी ज्यादा तो है नहीं, आज आराम हो गया, कई सराहना आती जाती है, अभी विकास कहने कभी उसमें कमी आ गई है। तो मैं कहना चाहूंगा वो बन गया। बाकी तो लंबी लिस्ट है, रूपनगढ़, बोराड़ा में किशनगढ़ में कॉलेज खोल दिया गया, अरे में ITI की कॉलेज खुल गई, किशनगढ़ में जिला अस्पताल बना दिया, किशनगढ़ को जिला अस्पताल में दर्जा दे दिया। यहाँ पर CSCRI को 50 बेड में कमोल किया गया है, बांदर सीधी में PHC, अरे में SDM ऑफिस, सिविल और न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऑफिस खोल दिया। किशनगढ़ में व्यापारिक लेकिन ज्यादा होने के कारण यहाँ पर NI एक्ट का स्पेशल कोर्ट खोला गया है। किशनगढ़ में रिको के इकाई कार्य की स्थापना की गई है। अराई और रूपनगढ़ में केशीपुर मंडी बनाई जा रही है। तेजाजी महाराज धाम, फुलपुरा, अजमेर में विकास कार्यों का कार्य जारी हो गया है। अरे में रोडवेज पर सिस्टम बनाया जा रहा है। अरे किशनगढ़ पेयजल योजना की 420 करोड़ की स्वीकृति जारी हो गई है। करीब 200 करोड़ रुपए की सड़कों के विकास कार्य हो रहे हैं। अब किशनगढ़ के लोगों में अपील करना चाहूंगा, एक नौजवान को मौका दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं भी इनकी तरह 29 साल का था, तो मुझे पहली बार MP बनने का मौका मिला। मैं आप सोच सकते हो कि नौजवान जो होता है उसको चिंता रहती है, अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे वहां पर आशीर्वाद मिलेगा। मैं जब MP बना 29 साल का था, ठीक है, पर हमेशा मुझे ये चिंता रही, हर वक्त मैं ऐसे काम करूं, क्षेत्रीय जनता के लिए विकास के काम करूं, सुख दुख में भागीदार बनूं,
तो जाके मुझे वापस जनता चुनेगी। तो ये चिंता जो होती है आदमी को, वही काम कर सकता है। विकास चौधरी नौजवान है, लंबा फ्यूचर है, आपका आशीर्वाद मिलेगा, वो सोचेगा अगली बार मुझे वापस आशीर्वाद देना है, जम के काम करेगा आपके। इसलिए इसको मौका दीजिए। एक वोट कीमती होता है। उत्साह जोश के साथ में होश रखते हुए एक वोट घर से ला करके डलवाओगे, बटन दबाओगे, वो काउंट होगा। नारे लगाने खाली काम नहीं चलेगा। साथ में आप वोट आए लोग जाके हाथ के निशान में वोट बटन दबाएं, तब जाकर के विकास चौधरी को आप कामयाब कर पाओगे। ये मेरी आपसे अपील है। साथ अपील है कि पुष्कर से नसीम बहन बैठी हुई है, इनका नसीराबाद से शिवप्रकाश गुर्जर नौजवान है, वो भी, उनको भी टिकट मिला है। वो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष है, वो भी अच्छे नौजवान नेता हैं, उनके लंबा फ्यूचर है। ब्यावर पारस जैन है, जो पिछली बार बहुत कम वोट से हार गए थे। मसूदा राकेश पारिक है, जो फ्रीडम फाइटर्स फैमिली के ताल्लुक रखते हैं। केकड़ी रघु शर्मा हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, गुजरात के इंचार्ज थे। ये पहले मेरे साथ में केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ मंत्री रहे यहाँ पर। जो कोरोना था उसको तो मंत्री ही थे, चिकित्सा मंत्री ही थे, अच्छा काम किया था। वो आपके यहाँ के हैं, नया जिला बन गया केकड़ी आपका, ब्यावर नया जिला बन गया है। और द्रौपदी कोहली अजमेर दक्षिण से। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि जो फैसले किए पार्टी ने, मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा, सरकार तभी बनेगी तब आप इन सबको जीता होंगे। सरकार तभी बनेगी। अगर आप चाहते हो हमने कुछ काम किया है, स्कीम लेके आए हैं, कानून पास किए हैं, देश में मान सम्मान बढ़ा राजस्थान का, मैं आपसे अपील करूंगा, एक एक सीट का सवाल होता है। पिछली बार अजमेर जिले में ज्यादा सीटें जीत नहीं पाए। इस बार आप जिताओगे तब मैं समझता हूँ कि सरकार बनाओगे, बनेगी। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, इस बार जो स्कीम लेके आए हैं उनको और मजबूत करेंगे, गारंटी को पूरा करेंगे और कोई कमी नहीं आने देंगे। आपके हमेशा साथ खड़े मिलेंगे आपको, ये मैं आपको कहना। हमारी सरकार ने कई नवाचार भी किए। किसानों के लिए अलग से बजट पेश करने वाली सरकार पहली राजस्थान सरकार, अलग बजट पेश हुआ राजस्थान का किसानों के लिए। आप पूछ सकते हो कि क्या क्या प्रोविजन किए होंगे हम लोगों ने। लंबी बात है, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, कृपा करके आप डॉक्टर विकास चौधरी को कामयाब करें। और मुझे खुशी है कि आप जिस प्रकार बुजुर्ग लोग बैठे, माता बहने बैठी हुई है, उत्साह देख रहा हूँ नौजवानों के अंदर, तो मैं आपको विश्वास लेके जा रहा हूँ, भारी बहुमत से विकास चौधरी कामयाब होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अजमेर उत्तर से निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञानचंद सारस्वत अपने काफिले के साथ आज नामांकन दाखिल करवाने कार्यालय पहुंचे। अजमेर उत्तर से निर्दलीय रूप में पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत ने अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर नामांकन पत्र दाखिल करवाया। वे 4 बार विधायक रह चुके देवनानी को चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए आज मैदान में उतर गए हैं। प्रत्याशी ज्ञानचंद सारस्वत अजमेर के विकास को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर की मूलभूत सुविधाएं जिससे जनता दुखी है, मैं उन्हीं समस्याओं को लेकर आज मैदान में उतरा हूँ। और बताया कि किसी भी नेता को कोई वादा करने की आवश्यकता तो नहीं है, काम सभी करते हैं, लेकिन उन काम को करने का अलग अलग अंदाज होना चाहिए। अगर किसी विधायक का मूल कार्य सड़क, नाली और पानी है, उसी के लिए अगर क्षेत्र की जनता भटकती रहे तो यह मेरे लिए विडंबना का विषय होगा। अगर मैं विजय होता हूं तो सब जनता के साथ मिलकर मैं क्षेत्र की सभी समस्याओं को सुलझाऊंगा। मैं पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। दो बात थी। एक बात थी कि हम विरोध कर रहे हैं कि किसने इतनी बार चुनाव लड़ा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मैं 2021 का चुनाव भी वार्ड से नहीं लड़ रहा था। मेरे वार्ड के निवासियों के प्रेम और उनके अति आग्रह के कारण मैंने तीसरी बार चुनाव लड़ा। अब वार्ड नंबर 4 से या कहीं से पार्षद का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। बस वार्ड की जनता को और अजमेर की जनता को, उत्तर की जनता को तय करना है कि वार्ड नंबर 4 के चुनाव आगामी उपचुनाव के रूप में हो या 2.5 साल मेरा कार्यकाल के बाद में हो, लेकिन पार्षद का ही मेरा अंतिम चुनाव है। दूसरा, विधानसभा में भी जिस तरह से सीटों से चिपक कर बैठना लोगों को आता है, मैं अपने जो संकल्प लेके चला हूँ वो संकल्प अगर मेरा एक कार्यकाल में पूरा हो जाता है तो मैं दोबारा नहीं लड़ूंगा। अगर कुछ रहता है तो आगे सोचूंगा, अन्यथा मैं दोबारा विधानसभा का भी चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि एक पीछे एक इंतज़ार करती है लंबी पारी कि हमारा भी नंबर आए। एक में मेरे जो कई
बंधु हैं, संशय हैं, लोग मेरे अपने स्वजन हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहे हैं, लोगों कह रहे हैं कि आप बैठ तो नहीं जाओगे। तो मैं खड़ा हुआ हूँ, खड़ा नहीं हुआ था, मैं कहीं भी बागी और इस तरह से खड़ा होने की वो नहीं की थी मैंने अपेक्षा, लेकिन अब मैं कहीं नहीं बैठने वाला हूँ। एक बार जो खड़ा हो गया अब वो 25 तारीख के बाद, चुनाव के बाद ही बैठेंगे। और अब अजमेर की जनता को तय करना है कि मेरे खड़े रहने में कुछ नया होता है क्या। अजमेर बालकृष्ण जी कौल के सपनों का अजमेर था। अजमेर मेरवाड़ा स्टेट थी, कालांतर में अजमेर पिछड़ता गया, भिलवाड़ा वस्त्र नगरी बन गया, जोधपुर हमसे आगे निकल गया, कोटा एजुकेशन हब हो गया। अजमेर के अंदर कोई भी जनप्रतिनिधि आया तो उसकी सीमाएं थी, किसी ने अजमेर की जनता का नहीं सोचा। पानी 72, 96 और 108 घंटे में आ रहा है। इसके अलावा सड़कों का मैं नहीं कहूँगा, समस्त मीडिया और अजमेर के निवासी सड़कों का हाल जानते हैं। हर क्षेत्र में अजमेर पिछड़ रहा था। कहीं न कहीं किसी व्यक्ति को आगे आने की ज़रूरत थी जो अपने राजनीतिक पार्टियों के दबाव से ऊपर उठकर काम करना पड़े। तो मैं ये कहूँगा कि 36 कौम और सबका दबाव, सबके सहमति से और जनता के टिकट के ऊपर नामांकन दाखिल करने आया हूँ। मैं घर से सुबह निकला था 8 बजे, एक जीप में 4 मित्रों के साथ निकला था और 6 किलोमीटर कारवां लंबा मुझे मिला रास्ते में। 6 किलोमीटर लंबे कारवे के साथ मैं यहाँ नामांकन भरने आया हूँ। पूरे कपड़े आप जैसे हैं कि ये कोई खरीदी हुई मालाएँ नहीं पहनी है या प्रायोजित माला नहीं पहनी है। ये अजमेर की जनता ने कई जगह जाम लगाए 2-2 घंटे के आज दिन में, और ये मालाओं का जो रंग उतरा ना, ये सब अजमेर की जनता का दिलों से दिया हुआ रंग है और ये रंग लाएगा। मैं अभी तो नहीं कहूँगा कि मैं किस मुद्दों पे काम करूँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, लेकिन मैं जो करूँगा अच्छा करूँगा। मैं 3 बार नगर निगम अजमेर में स्थानीय निकाय चुनाव के सर्वाधिक मतों से विजय मेरी जनता ने, मुझे वार्ड के स्वजनों ने मुझे भेजा था। उसकी रिपोर्ट कार्ड उनके पास है। बस फ़र्क इतना सा है कि एक वार्ड का काम करता था और अब मुझे थोड़े से ज़्यादा अपना विस्तार करना पड़ेगा। चारों तरफ 37 वार्ड और जो गाँव हमारे हैं, संपूर्ण उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मेरे सभी स्वजन मौजूद हैं और एक बड़े परिजनों की टीम हर वार्ड और बूथ स्तर पर है, जो शायद मुझे भी ध्यान नहीं है। मैं जब लिखने बैठा था योजना के हिसाब से प्रति बूथ 15 आदमी, लेकिन जब मैं मौके के ऊपर गया तो मैंने कहा ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे पैमाने मेरे स्वजन और मेरे साथी तोड़ने वाले हैं कि संख्या क्या रहने वाली है। जनता में अजमेर के अंदर जो अजमेर का विकास है, विकास और अजमेर की जो पानी और मूलभूत सुविधाएं हैं ना, उनसे त्रस्त है। उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं सामने आऊँगा। ऐसा कोई नया नहीं है और अजमेर विधायक को कोई नया वादा अपने बीच का जो कोई नेता या प्रतिनिधि होता है उसको वादा करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। उसको एक काम को सभी काम करते हैं, लेकिन अलग तरीके से काम करने का अंदाज होना चाहिए, अच्छे से काम करना होना चाहिए। विधायक या एक जनप्रतिनिधि के पास में अगर उसका मैं पार्षद और मूल काम मेरा सड़क नाली और सफाई है या स्ट्रीट लाइट बन रहा है, उसके लिए अगर कोई नगर निगम में मेरे वार्ड का कर्मचारी निवासी भटकता है तो मेरे लिए विडंबना का विषय है, मेरे लिए खेद का विषय है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो करूँगा अच्छा करूँगा और आप सबके मिलके हम सब मिलके करेंगे। एक अकेला आदमी कोई वो नहीं कर सकता है, लेकिन मिलके ही करेंगे और अच्छा करेंगे। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से आज भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप लांबा ने रैली के साथ रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करवाया। रामस्वरूप लांबा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस बार का चुनावी मुद्दा विकास का रहेगा। जल जीवन मिशन पर चल रहे कार्य पर राज्य सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं सरकार द्वारा नसीराबाद ग्रामीणों में पेयजल टेंडर को भी पिछले 2 सालों से अटका रखा है। लांबा ने बताया कि युवाओं के साथ जिस प्रकार पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, जिसके चलते कई युवाओं के भविष्य पर गहरा असर पड़ रहा है, इस मामले पर भी किसी तरह की कोई उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। जबकि हमने भारतीय जनता पार्टी में आरपीएससी घेराव में अपना पूरा सहयोग दिया। अन्य कई जगहों पर हमने जनता के साथ खड़े होकर जनता के मुद्दों को उठाने में अपनी भूमिका निभाई है। अगर हम चुनाव में अब जीत हासिल करते हैं तो इन सभी मुद्दों पर विशेष रूप से कार्य करेंगे। इसके बाद में हम जनता के साथ जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, नसीराबाद शहर का सब जगह का जनसंपर्क का कार्यक्रम रहेगा और जिस प्रकार से और पार्टी के नेता जो निर्देशित करेंगे उस हिसाब से और भी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। चुनावी मुद्दा इस बार का विकास का मुद्दा ही रहेगा मुख्य। जो पहले विकास हुए हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से किसानों पूरे क्षेत्र में बिसलपुर का पानी पहुँचा है, और आज अभी हम देख रहे हैं कि जल जीवन मिशन के जो कामकाज हो रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा, उसको भी समयबद्ध तरीके से राज्य की सरकार पूरा नहीं कर रही है। अपना नसीराबाद ग्रामीण वाला पेयजल का टेंडर भी
2 साल से रोका हुआ है, उसको भी अभी तक इन्होंने चालू नहीं करवाया। अपना रेलवे ओवरब्रिज का ये भी चालू करवाया, तो इससे भी आम जनता को बहुत सुविधा मिलेगी। युवाओं के साथ जो पिछले कुछ समय से छलावा हो रहा है, राज्य की सरकार जिस प्रकार से पेपर के लीक होने का, आउट होने का जिस प्रकार से कारनामे हो रहे हैं, उसमें कोई एक्शन नहीं, कोई आगे कोई सुधार नहीं। अपने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने आरपीएससी का घेराव किया, चाहे सचिवालय का घेराव हो, चाहे युवाओं के लिए और कहीं पर भी खड़े होने की जरूरत हुई, वहाँ पर प्रदेश स्तर पर अपने नसीराबाद विधानसभा पर सब जगह हम खड़े हुए और उनके बीच में उपस्थित रहे। कानून व्यवस्था की स्थिति हम सबको पता है बहुत ख़राब है। आज हम सब कोई रिपोर्ट भी देने जाएँ तो वहाँ पर थाने में ले जाके बैठा देते हैं। वो कहते हैं आप पहुँच कैसे गए, उनसे जो परिवादी है उनसे भी बुरा व्यवहार किया जाता है। और किसी सरकारी कार्यालय में, चाहे थाना हो चाहे और भी कोई कार्यालय हो, तो सब जगह व्यवस्था का काम है। सरकारी अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे और आम जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम सब धरने प्रदर्शन, चाहे अभी अपने को पता बिजली के हुए, चाहे कानून व्यवस्था के हुए, प्रदेश नेतृत्व द्वारा जब भी धरने हुए, चाहे उपखंड पे हो, चाहे तहसील पे हो, चाहे AN कार्यालय पे हो, चाहे जिला कलेक्टर के यहाँ पर हो, सब जगह पूरी जनता के साथ लेकर धरना प्रदर्शन में हम सब शामिल हुए और जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया। हम सबको पता आज इस प्रकार पिताजी माननीय श्यामल लाल जी ने नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में आम जनता की भलाई के लिए कामकाज, चाहे बीसलपुर से पानी पहुंचाने का काम हो, चाहे और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई से भी विकास कार्य हो और आम जनता की सुविधा के जो कामकाज हो, किसानों की सेवा के काम किए, उन्हीं को हम सब और भी यह व्यवस्था कोई फैली हुई है। आज हम सब पता है कांग्रेस सरकार बनने के बाद से बीसलपुर का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति समय पर नहीं कर रहे हैं और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज बिजली के बिल 2 गुने से 3 गुने से अधिक आ रहे हैं, उसमें आम जनता को पिस रही है और आम जनता भी ये छूट के लिए बार बार बता रहे हैं हम इतनी छूट दे रहे हैं, पर जिस प्रकार से 3-3 गुना अगर बिल आएगा तो उसमें छूट का क्या महत्व रहेगा। और आज कानून व्यवस्था की स्थिति भी बहुत खराब है। आज कोई भी, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी परिवादी पुलिस थाने में जाए तो वहाँ पर कोई सुनवाई का काम नहीं, उल्टे उनको डांट फटकार करके उनको बाहर भगाने का काम ये कर रहे हैं। और सुनवाई अपने मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि फर्स्ट FIR हम पहले FIR दर्ज करेंगे और उसके बाद में उसकी आगे की कार्रवाई होगी। जब ये बैठते हैं परिवादी तो इनकी FIR तो छोड़ो, वहाँ पे एप्लीकेशन भी अब ये देते हैं परिवादी, उसको लेने के लिए भी वो 10 बार आनाकानी करते हैं। ये ऐसी सुनवाई का हम सब ये कार्रवाई करेंगे और उसमें भी पूरे प्रदेश लेवल पर, पूरे राष्ट्रीय लेवल पर ये मुद्दा बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा उठाया गया और युवाओं को साथ लेकर उठाया गया। चाहे RPSC का घेराव हो, चाहे सचिवालय का घेराव हो, चाहे और भी कहीं पर कोई कदम उठाना पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व ने मिलकर ये कदम उठाए और आगामी समय में इस व्यवस्था को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा। अभी राम स्वरूप जी का अभी हम एरिया से आ रहे थे तो बहुत अच्छा है क्षेत्र में और इनकी जो सादगी है, जो लोगों से बहुत अच्छा मिलनसार, उसका बहुत अच्छा इसको मार्जिन मिलेंगे और बहुत अच्छे वोटों से जीते और बहुत इसके जो श्यामलाल जी कार्य की हो और उनकी सहानुभूति और इनकी खुद की जो 5 साल थे अगले की सरकार में, इनकी सरकार अपनी सरकार में थी, लेकिन फिर भी इसने जितना संभव हो सकता जितना अच्छा काम किया और व्यवहार रखा, आना जाना वो सब लोगों से संपर्क रखा, इसलिए पक्की उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से। अजमेर विधानसभा चुनाव 2023 उत्तर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी कुंदन वैष्णव आज नामांकन पत्र भरने ढोल नगाड़ों के साथ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। कुंदन वैष्णव ने मीडिया का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आपने इस फकीरी का साथ हमेशा दिया है और बताया कि कुंदन वैष्णव ना किसी के अभाव में जीता है और ना किसी के प्रभाव में जीता है, वह सिर्फ और सिर्फ अपने स्वभाव से जीता है। वहीं बताया कि उत्तर अजमेर की जनता 20 साल से पीड़ित है, जनता के पास अपनी समस्याओं को बताने का कोई जरिया नहीं है। फोन करना तो दूर की बात है, जनता विधायक के घर जाना भी पसंद नहीं करती है क्योंकि उन्हें पता है कि वहां जाने से किसी काम का कोई हल नहीं निकाला जाएगा। उत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर है। बीसलपुर का पानी जो अजमेर के लिए था वह जयपुर चला गया है, उस पानी को भी नेता अजमेर के लिए नहीं रोक पाए, क्षेत्र का विस्तार आज तक नहीं हो पाया। कुंदन वैष्णव ने बताया कि इस चुनाव को जीत कर मैं सबसे पहले गौशाला और गौ माता के लिए हॉस्पिटल का निर्माण करवाऊंगा क्योंकि अजमेर में गौ माता के इलाज के लिए किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वह सभी सरकारी अस्पताल की स्थिति व स्कूलों में स्मार्ट क्लास का संचालन करवाकर जनता के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस फकीरी आदमी को भी आपने हमेशा साथ दिया है। देखिए, कुंदन वैष्णव ना किसी के प्रभाव में जीता है,
न किसी के दबाव में जीता है और ना किसी के अभाव में जीता है। कुंदन वैष्णव जीता है तो अपने स्वभाव में जीता है। देखिए अजमेर उत्तर की पब्लिक, आप अजमेर उत्तर की आम जनता 20 साल के दंश से पूरी पीड़ित है। अपनी समस्याओं को बताने के लिए उनके पास में कोई डर नहीं है। घर जाना पसंद नहीं करते हैं वो प्रेजेंट विधायक के, फ़ोन तो बहुत बड़ी दूर बात है, कारण उनको पता है कि वहाँ जाएंगे तो कुछ काम होना नहीं है। पानी की समस्या भयावह स्थिति में है। बीसलपुर का पानी जो अजमेर के लिए था वो जयपुर चला गया, लेकिन हमारे नेताओं ने उस पानी को नहीं रोक पाए। पट्टे आज तक वितरण नहीं हो पाए। आबादी विस्तार गाँव का आज तक नहीं हो पाया है। सीवरेज की समस्या से लोग आज भी पीड़ित है। सफाई व्यवस्था माकूल नहीं है। आज भी गाँवों में लाइटें नहीं है, CCTV कैमरे नहीं है। अरे चांद पे लोग पहुंच रहे, दुनिया चांद पे पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ अभियान तहत भी अगर आप बात करें तो अजमेर का स्थान 140 के बाद में। इन्होंने तो मोदी जी की बात नहीं मानी, अजमेर को स्वच्छ तो करते कम से कम, लेकिन वो भी इनसे नहीं हुआ। ये सिर्फ संगठन का हवाला दे दे के लोग चलते हैं, लेकिन ज़मीन पे चलने वाले नहीं है। इनोवा और फॉर्च्यूनर में 10 मिनट में हाईवे पकड़ते हैं। कुंदन वैष्णव आम जनता का आदमी, जमीन पे चलने वाला बाबा का घोड़ा अब आ रहा है। देखिए सबसे पहले तो गौशाला और गायों का हॉस्पिटल बनाएगा कुंदन वैष्णव, क्योंकि मुझे पता है मेरे गौ भक्त जो है ना वो 24 घंटे परेशान होते हैं। कहीं भी गाय का कोई एक्सीडेंट होता है ना तो अजमेर में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे उस गाय का इलाज हो सके प्रॉपर, वो गाय वहाँ रह सकते। पहला तो ये काम। जराना अस्पताल और JLN हॉस्पिटल और जितने भी सरकारी अस्पताल है उनकी स्थिति इतनी सुंदर होनी चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल को में मरीज को ले जाना भूल जाए, लोग सरकारी हॉस्पिटल में जावे। सरकारी स्कूलों के जितने भी क्लास है वो स्मार्ट क्लास बनानी है तो बना के रहूँगा। आबादी विस्तार करा के रहूँगा, गाँवों की पट्टे दिला के रहूँगा। कच्ची बस्तियाँ में जितनी भी 48 कच्ची बस्तियाँ पूरे अजमेर में है, मैं ये नहीं कि अजमेर उत्तर में विधायक बनूंगा तो मैं अजमेर दक्षिण के लोगों का ध्यान नहीं रखूंगा। मैं पूरे कच्ची बस्तियों वालों को पट्टे दिला के रहूँगा। और जो भी अन्य वर्ग है उनको भी अगर मकानों के पट्टे चाहिए ना तो उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती। भैया देवनानी जी ने प्रश्न नहीं उठाए तो आज कई समस्याएं ऐसी है। मैं आपको बताता हूँ, शमशान किसी भी धर्म का अंतिम स्थल वो अच्छा होना चाहिए ना। आज कुंदन वैष्णव 1.25 साल अगर शमशान में उन्होंने बिताया, कुंदन वैष्णव ने बिताया, ईश्वर की कृपा से बिना चंदा लिए, बिना सरकारी बजट के भी उसने शमशान चमकाया। तो कुंदन वैष्णव का मन आप देखिए ना, कितने 15 साल से भंडारा, बाबा के जाने वाले यात्रियों के लिए आज भंडारा चलता है। तो भैया सब पब्लिक जानती है कौन अच्छा है कौन बुरा है, और इसका अंजाम देखने को मिलेगा। आगामी अजमेर उत्तर में बाबा का पुत्र जीत के आ रहा है। अजमेर दक्षिण से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हेमंत भाटी अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करवाने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। हेमंत भाटी ने 3 बार मैदान में उतरने के सवाल पर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुद्दे तो शुरू से ही विकास के रहे हैं। जिन विधायकों को 20 साल का मौका दिया गया उसके बावजूद शहर के लिए कुछ नहीं किया गया। जनता की उनके प्रति भारी नाराजगी भी है। मैंने 2 फॉर्म भरे हैं, निर्दलीय और कांग्रेस। अगर आला कमान मुझे कांग्रेस में आने का अनुमति देते हैं तो बहुत उचित है, अन्यथा मैं निर्दलीय से मैदान में उतरूंगा और इतने सालों से जो कमियां रही हैं उन सभी कमियों को जनता के सहयोग से पूरा करूंगा। वहीं द्रौपदी कोली द्वारा कहे सवालों का जवाब देते हुए हेमंत भाटी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं, मैं इसका कारण तो नहीं बता सकता, लेकिन आला कमान की कसौटी में मैं शायद खरा नहीं उतरा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है मैं सिर्फ गुटबाजी का शिकार हुआ हूँ, क्योंकि मैं पायलट का समर्थक हूँ। उसी का खामियाजा आज मुझे भुगतना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं। वहीं हेमंत भाटी ने कहा कि कांग्रेस की टिकट बंटवारे को लेकर जो अनियमितता बरती गई है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। देखिए, मुद्दे तो विकास के हैं, शुरू से विकास के रहे हैं। 20 साल जिन विधायक को मौका दिया उन्होंने शहर के लिए कुछ भी नहीं किया, उनके प्रति भारी नाराज़गी है। मैंने 2 फॉर्म भरे हैं, एक कांग्रेस का और एक निर्दलीय फॉर्म। अगर आला कमान मुझे सिंबल देता है तो कांग्रेस, नहीं तो निर्दलीय में मैदान में उतरूँगा। और इतने सालों से जो कमियां अजमेर शहर के विकास में रही है, जनता के प्यार के साथ जीतकर मैं उन सभी विकास के कार्यों को करवाऊंगा। अब देखिए, कारण तो नहीं बता सकते, आला कमान की इच्छा है। हो सकता है कसौटी में मैं थोड़ा कम उतरा हूँ या मैंने अप्रोच थोड़ी कम लगाई है। जहाँ तक मुझे लगता है मैं जो है गुटबाजी का शिकार हो गया। और चूँकि मैं पायलट का समर्थक हूँ, सचिन पायलट मेरी जान है, मेरे महबूब नेता हैं, और उसी का खामियाजा मुझे अगर भुगतना पड़ा है तो कोई बात नहीं। आप मीडिया के तरफ से जानते ही इस बात को, आप छापने में चूकते भी नहीं हैं, बोलने में भी नहीं चूकते हैं, मगर फिर भी आला कमान इस बात को मानता नहीं है। और कांग्रेस में जो टिकट बंटवारे को लेकर जो अनियमितता हुई है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप।
Varsha Real Estate, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सोइए भाई, इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर उत्तर से निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञानचंद सारस्वत अपने काफिले के साथ आज नामांकन दाखिल करवाने कार्यालय पहुंचे। अजमेर उत्तर से निर्दलीय रूप में पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत ने अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर नामांकन पत्र दाखिल करवाया। वे 4 बार विधायक रह चुके देवनानी को चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए आज मैदान में उतर गए हैं। प्रत्याशी ज्ञानचंद सारस्वत अजमेर के विकास को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर की मूलभूत सुविधाएं जिससे जनता दुखी है, मैं उन्हीं समस्याओं को लेकर आज मैदान में उतरा हूं। और बताया कि किसी भी नेता को कोई वादा करने की आवश्यकता तो नहीं है, काम सभी करते हैं, लेकिन उन काम को करने का अलग अलग अंदाज होना चाहिए। अगर किसी विधायक का मूल कार्य सड़क, नाली और पानी है, उसी के लिए अगर क्षेत्र की जनता भटकती रहे तो यह मेरे लिए विडंबना का विषय होगा। अगर मैं विजय होता हूं तो सब जनता के साथ मिलकर मैं क्षेत्र की सभी समस्याओं को सुलझाऊंगा। मैं पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। दो बात थी। एक बात थी कि हम विरोध कर रहे हैं कि किसने इतनी बार चुनाव लड़ा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मैं 2021 का चुनाव भी वार्ड से नहीं लड़ रहा था। मेरे वार्ड के निवासियों के प्रेम और उनके अति आग्रह के कारण मैंने तीसरी बार चुनाव लड़ा। अब वार्ड नंबर 4 से या कहीं से पार्षद का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। बस वार्ड की जनता को और अजमेर की जनता को, उत्तर की जनता को तय करना है कि वार्ड नंबर 4 के चुनाव आगामी उपचुनाव के रूप में हो या 2.5 साल मेरा कार्यकाल के बाद में हो, लेकिन पार्षद का ही मेरा अंतिम चुनाव है। दूसरा, विधानसभा में भी जिस तरह से सीटों से चिपक कर बैठना लोगों को आता है, मैं अपने जो संकल्प लेके चला हूँ वो संकल्प अगर मेरा एक कार्यकाल में पूरा हो जाता है तो मैं दोबारा नहीं लड़ूंगा। अगर कुछ रहता है तो आगे सोचूंगा, अन्यथा मैं दोबारा विधानसभा का भी चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि एक पीछे एक इंतज़ार करती है लंबी पारी कि हमारा भी नंबर आए। एक में मेरे जो कई बंधु हैं, संशय हैं, लोग मेरे अपने स्वजन हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहे हैं, लोगों कह रहे हैं कि आप बैठ तो नहीं जाओगे। तो मैं खड़ा हुआ हूँ, खड़ा नहीं हुआ था। मैं कहीं भी बागी और इस तरह से खड़ा होने की वो नहीं की थी मैंने अपेक्षा, लेकिन अब मैं कहीं नहीं बैठने वाला हूँ। एक बार जो खड़ा हो गया वो 25 तारीख के बाद, चुनाव के बाद ही बैठेंगे। और अब अजमेर की जनता को तय करना है कि मेरे खड़े रहने में कुछ नया होता है क्या। अजमेर बालकृष्ण जी कौल के सपनों का अजमेर था। अजमेर मेरवाड़ा स्टेट थी। कालांतर में अजमेर पिछड़ता गया, भिलवाड़ा वस्त्र नगरी बन गया, जोधपुर हमसे आगे निकल गया, कोटा एजुकेशन हब हो गया। अजमेर के अंदर कोई भी जनप्रतिनिधि आया तो उसकी सीमाएं थी। किसी ने अजमेर की जनता का नहीं सोचा। पानी 72, 96 और 108 घंटे में आ रहा है। इसके अलावा सड़कों का मैं नहीं कहूँगा, समस्त मीडिया और अजमेर के निवासी सड़कों का हाल जानते हैं। हर क्षेत्र में अजमेर पिछड़ रहा था। कहीं न कहीं किसी व्यक्ति को आगे आने की ज़रूरत थी जो अपने राजनीतिक पार्टियों के दबाव से ऊपर उठकर काम करना पड़े। तो मैं ये कहूँगा कि 36 कौम और सबका दबाव, सबके सहमति से और जनता के टिकट के ऊपर नामांकन दाखिल करने आया हूँ। मैं घर से सुबह निकला था 8 बजे, एक जीप में 4 मित्रों के साथ निकला था और 6 किलोमीटर कारवां लंबा मुझे मिला रास्ते में। 6 किलोमीटर लंबे कारवे के साथ मैं यहाँ नामांकन भरने आया हूँ। पूरे कपड़े आप जैसे हैं कि ये कोई खरीदी हुई मालाएँ नहीं पहनी है या प्रायोजित माला नहीं पहनी है। ये अजमेर की जनता ने कई जगह जाम लगाए 2-2 घंटे के आज दिन में, और ये मालाओं का जो रंग उतरा ना, ये सब अजमेर की जनता का दिलों से दिया हुआ रंग है और ये रंग लाएगा। मैं अभी तो नहीं कहूँगा कि मैं किस मुद्दों पे काम करूँगा,
क्या करूँगा, कैसे करूँगा, लेकिन मैं जो करूँगा अच्छा करूँगा। मैं 3 बार नगर निगम अजमेर में स्थानीय निकाय चुनाव के सर्वाधिक मतों से विजय मेरी जनता ने मुझे वार्ड के स्वजनों ने मुझे भेजा था। उसकी रिपोर्ट कार्ड उनके पास है। बस फ़र्क इतना सा है कि एक वार्ड का काम करता था और अब मुझे थोड़े से ज़्यादा अपना विस्तार करना पड़ेगा। चारों तरफ 37 वार्ड और जो गाँव हमारे हैं संपूर्ण उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मेरे सभी स्वजन मौजूद हैं और एक बड़े परिजनों की टीम हर वार्ड और बूथ स्तर पर है, जो शायद मुझे भी ध्यान नहीं है। मैं जब लिखने बैठा था योजना के हिसाब से प्रति बूथ 15 आदमी, लेकिन जब मैं मौके के ऊपर गया तो मैंने कहा ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे पैमाने मेरे स्वजन और मेरे साथी तोड़ने वाले हैं कि संख्या क्या रहने वाली है। जनता में अजमेर के अंदर जो अजमेर का विकास है, विकास और अजमेर की जो पानी और मूलभूत सुविधाएं हैं ना, उनसे त्रस्त है। उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं सामने आऊँगा। ऐसा कोई नया नहीं है और अजमेर विधायक को कोई नया वादा अपने बीच का जो कोई नेता या प्रतिनिधि होता है उसको वादा करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। उसको एक काम को सभी काम करते हैं, लेकिन अलग तरीके से काम करने का अंदाज होना चाहिए, अच्छे से काम करना होना चाहिए। विधायक या एक जनप्रतिनिधि के पास में अगर उसका मैं पार्षद और मूल काम मेरा सड़क नाली और सफाई है या स्ट्रीट लाइट बन रहा है, उसके लिए अगर कोई नगर निगम में मेरे वार्ड का कर्मचारी निवासी भटकता है तो मेरे लिए विडंबना का विषय है, मेरे लिए खेद का विषय है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो करूँगा अच्छा करूँगा और आप सबके मिलके हम सब मिलके करेंगे। एक अकेला आदमी कोई वो नहीं कर सकता है, लेकिन मिलके ही करेंगे और अच्छा करेंगे। अजमेर में राजस्थान जूनियर्स लीगल ऑफिसर की परीक्षा के एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलने पर सभी अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। अजमेर गुजराती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अभ्यर्थियों को देरी से पहुंचने पर प्रवेश नहीं मिलने के दौरान सभी अभ्यर्थियों ने एकत्रित होकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध जताते हुए बताया कि हम सब अभ्यर्थी दूर दराज से यहाँ परीक्षा देने पहुंचे हैं, लेकिन कुछ ही समय की देरी होने पर परीक्षा में हमें प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जबकि हमने कई बार प्रवेश के लिए आग्रह भी किया। इसी उपरांत इनके द्वारा अपने किसी निजी अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया गया, जिसका हमारे पास वीडियो के तौर पर सबूत भी है। जब हमने इसका विरोध जताया तो हमें जवाब मिलता है कि अगर आप जिला कलेक्टर से प्रवेश की अनुमति लेकर आते तो आपको 1 घंटे बाद भी परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। मैं सेंटर पे आया, यह जूनियर लीगल ऑफिसर का एग्जाम है। मैं गुजराती सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे 8:02 पे पहुंचा था, लेकिन उससे पहले ही 5 मिनट पहले ही गेट बंद हो गया है। लेकिन एक लड़की, इनका कोई निजी कैंडिडेट होगा, उनको 8:41 पे प्रवेश दिया गया है और वो अंदर गई है। उसका हमारे पास वीडियो भी पड़ा है, ये आप सुन लीजिए। उसको एंट्री दी गई थी, लेकिन हमने रिक्वेस्ट भी की है, हमको कोई एंट्री नहीं दी गई। पुलिस वाले भी वहीं थे, वो बोल रहे हैं हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा टाइम खराब कर दिया। 9 बज गए, फिर बोल रहे हैं मैडम अब आप कलेक्टर जाओ और वहां से कलेक्टर यदि आदेश देते हैं तो हम 1 घंटे बाद भी आपको बिठा देंगे एग्जाम के लिए। सर हम लोग यहाँ पे जूनियर लीगल ऑफिसर का पेपर देने आए हैं राजस्थान में, सेंटर अजमेर पड़ा है। सर मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट से। सर मैं इतनी दूर से ट्रेवल करके आई हूँ, 7:59 पे मैं गेट पे पहुंच गई थी, उससे पहले इन्होंने गेट बंद कर दिया। ये सर गलत है, 5 साल बाद आप वैकेंसी देते हो, ये कोई तरीका नहीं होता। आप क्लियरली उसमें मेंशन करिए कि आप एग्जैक्ट 8 बजे ही आपको पहुंचना है, 8 बजे के बाद आप पहुंचेंगे तो गेट बंद होता है, हम समझते हैं। लेकिन हम तो 7:59 पे पहुंचे, 1 घंटे से तो हम वेट कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। उसके बाद 9 बजे वो हमसे कह रहे हैं आके आप कलेक्टर से बात करिए। कलेक्टर मैम भी अभी आई नहीं। सर हमारे फ्यूचर का सवाल है, इतने दूर दूर से बच्चे आए सर, इसलिए तो नहीं आए कि हम लोग यहाँ पे ऐसे खड़े रहे। सर मेरा ये गुजराती सीनियर सेकेंडरी स्कूल पढ़ा है जी। सर मैंने काउंट नहीं किया था, बट अभी यहाँ पे जितने भी है 10, 20, 25 तो होंगे सर। एग्जैक्ट सर हम तो अपने राइट का अधिकार यूज करेंगे, ऑब्वियसली बात है, हम लोग एडवोकेट है। ऐसे तो कहीं पे कोई रूल्स रेगुलेशंस मेंशन नहीं है। या तो आप क्लियरली हर चीज को, एक एक बात को मेंशन करिए, प्रॉपरली आप एक एक चीज को मेंशन करिए। और ऐसा सर कहीं भी नहीं होता, अगर आपने 2 मिनट हम लेट हो गए तो आप कंसीडर करिए ना। और सारे बच्चे तो ऐसे ही खड़े थे, एंट्री तो आपने तभी दी जब आपको देनी थी 8:45 पे। सर ये कोई तरीका नहीं होता है, आप कॉर्पोरेट कर सकते थे। सर हमारे फ्यूचर की बात है, हमने 6 मंथ्स कोचिंग करी है, उसके बाद हम यूपी से इतनी दूर से यहाँ पे इतना पैसा लगा के आए, हमारा वो भी ट्रांसपोर्टेशन भी गया, टाइम भी गया। कहीं कोई रूल्स नहीं है, लखनऊ से कोई ट्रेन नहीं है यहाँ पे आने के लिए, बरेली से ट्रेन करके आओ, उसके बाद यहाँ होटल की मारामारी करो। तो सर ये नहीं होता ना, हम तो स्टूडेंट है, कुछ तो आप सोचिए हमारे बारे में। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इतनी बेरोजगारी होगी, क्या करें हम लोग भी? चाय और ठेला लगा लें, LLB चाय वाले, यही कर ले सर हम लोग।
कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है। ये LLB करके गलती कर दी हमने। अजमेर के मेयो गर्ल्स स्कूल में 3 दिवसीय प्राइज गिविंग सेलिब्रेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा एग्जीबिशन लगाई जाएगी। वहीं शानदार नृत्य व गायन से इस आयोजन की शोभा बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि इस आयोजन को 6 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित कर कई प्रकार की प्रतियोगिताएं व प्रस्तुतियां देकर विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। हम मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में 6 to 8 नवंबर 2023 को प्राइज गिविंग फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन 3 दिनों में हम हमारे बच्चे स्कूल में एग्जीबिशंस लगाएंगे जो एकेडमिक एक्टिविटीज और एकेडमिक टीचिंग लर्निंग का कल्मिनेशन है। उसके बाद हमारे पास राइटिंग इवेंट है। राइटिंग में हमारे बच्चे पेगिंग, टेंट पेगिंग, क्रॉस टेंट पेगिंग, शो जंपिंग कर रहे हैं, जिसमें मिस दिव्यकृति सिंह जो अभी एशियन गेम्स में जिन्होंने गोल्ड मेडल मिलके जिन्होंने रिसीव करने के बाद हिस्ट्री बनाई है कंट्री के लिए, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं। वो हमारी अपनी बच्ची हैं, हमारे स्कूल में पढ़ती थी। उसके बाद हमारा क्ले मिराकी है। मिराकी में हमारे पास अबाउट 550 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट, विद 150 स्टूडेंट्स डूइंग बैक एंड वर्क विद इस प्रोडक्शन को लाने के लिए। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल थॉट्स के साथ ये हमारा म्यूजिकल मिराकी आ रहा है, जो एक बच्चे की अपनी अंदर की सोच है और वो अपने पैशन को कैसे परस्यू कर रहा है। बिसाइड्स दैट ये लिखा भी बच्चों के द्वारा गया है। गाने हैं, लाइव म्यूजिक होगा, लाइव डांसेस होंगे, ये सब बच्चों ने किया एंड इसमें एरियल डांसिंग है। सो इट इज अ शो वर्थ वॉचिंग, रिटन डायरेक्ट एंड एवरीथिंग डन बाय माय गर्ल्स एट मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल। बच्चों को अपस्केल करने के लिए हमारे एक डायरेक्टर साहब को हमने बाहर से बुलाया है, जो मिस्टर सुमित नागदेव हैं, who is looking into all of this with us. We have a sports day where Miss Mithali Raj is the chief guest for our annual sports day, and for the main prize giving, our honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji, is the chief guest, and where he will address us, our students, and will give away the prizes and awards. We are very, very happy that our Honorable Vice President of India has given us time, and he's taken time, and such busy time in the country, he's taken our time. We are very, very thankful to all our chief guests, and especially to Honorable Vice President of India. बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर विधानसभा चुनाव 2023 दक्षिण प्रत्याशी द्रौपदी कोहली ने सभी कार्यकर्ताओं सहित कार्यालय पहुंचकर आज नामांकन पत्र दाखिल करवाया। द्रौपदी कोहली ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे अजमेर दक्षिण विधानसभा का प्रत्याशी बनने में मेरा पूरा सहयोग किया है। उनकी मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं चुनाव को जीतकर जनता व सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाऊं। वहीं दूसरी ओर हेमंत भाटी के निर्दलीय प्रत्याशी बनने पर द्रौपदी कोहली ने बताया कि अभी नामांकन पत्र भरने की तारीख 6 नवंबर तक है और वापस लेने का भी समय है। वह मैदान में नहीं रहेंगे। माना कि हेमंत भाटी ने निर्दलीय चुनाव पत्र गुस्से में आकर भर दिया हो, लेकिन उसे वापस भी करवा दिया जाएगा। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। आज हमारे
कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मुझे कांग्रेस अजमेर दक्षिण विधानसभा का जो प्रत्याशी बनाया गया, उसमें सभी मेरे कार्यकर्ताओं सहित हमारा जिला अध्यक्ष जी, डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी जी, डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी, महिला जिला अध्यक्ष, सेवा दल जिला अध्यक्ष, NSY जिला अध्यक्ष, यूथ जिला अध्यक्ष, मतलब पूरी संगठन और पूरा कांग्रेस का दल बल के साथ हमने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। और हम लोग अब ये कोशिश करेंगे कि हम जीत कर आएँ और सभी का इतना मनोबल है जिससे कि हमारा मनोबल के आधार पर और जनता की मांग पर हम जीत कर आएंगे। थैंक यू। देखिए वो ठीक है, अभी उन्होंने करा होगा, लेकिन अभी पता है आपको कि 6 तारीख तक नामांकन पत्र भरने की तारीख भी है और अभी नाम वापस लेने की तारीख भी पड़ी है। अभी फाइनल थोड़ी हो गया कि भाई वो मैदान में है, वो मैदान में नहीं रहेंगे। ठीक है, उन्होंने भर दिया, गुस्से में वो वापस करवा लेंगे। नहीं, कोई कारण नहीं है, वो मेरे बड़े भाई हैं और छोटी बहन को आशीर्वाद देंगे। अजमेर में भाजपा मीडिया संभाग सेंटर पर अजमेर दक्षिण से पूर्व विधायक अनीता बघेल ने प्रेस वार्ता का आयोजन। दक्षिण विधायक भाजपा प्रत्याशी अनीता बघेल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में पिछले 5 साल से जिस तरह से कांग्रेस की सरकार रही है, इसमें हमने यही देखा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ही कांग्रेस से असंतुष्ट है। जिस तरह से सड़कों पर कांग्रेस की गुटबाजी देखने को मिली है, इससे जनता ही अनुमान लगा सकती है कि कांग्रेस का कांग्रेस के प्रति कितना सहयोग है। यह कांग्रेस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की आपस में नहीं बन रही तो वह आगे जनता का ख्याल किस तरीके से रखेगी। इसी के चलते जनता ने इस बार कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। वहीं प्रत्याशी अनीता बघेल ने कहा कि पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार, कानून और महिला असुरक्षा जैसी घटनाओं पर कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई और भी कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनमें कांग्रेस राज द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए इस बार राजस्थान में भाजपा का कमल खिलाकर इन सभी मुद्दों पर गहनता से विचार किया जाएगा व इन मुद्दों पर जल्द से जल्द निपटारा होगा। प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार 5 सालों तक रही है, इस 5 साल की कांग्रेस की सरकार से आज हमें देखने को मिल रहा है कि स्वयं कांग्रेस का कार्यकर्ता ही संतुष्ट नहीं है। जिस तरह से गुटबाजी कांग्रेस की सड़कों पर देखने को मिली है, जब कांग्रेस का कार्यकर्ता ही संतुष्ट नहीं है तो उसने जनता को क्या संतुष्टि दी होगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और यही जनता आज पूछ रही है कि कांग्रेस के स्वयं के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ बिगुल बजा दिया है, तो जनता भी अब ये कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। जिस तरह से 5 वर्षों में भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं, कानून व्यवस्था की घटनाएं, महिलाओं की असुरक्षा और वादा खिलाफी का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, चाहे वो बेरोजगारी भत्ते की बात हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी की बात हो और चाहे लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो। महंगाई की बात पर कांग्रेस सरकार ने ये कहा था कि हम महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमत यदि राजस्थान में है तो पेट्रोल डीजल की कीमत सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। दूसरा, जो बिजली की दरें हैं वो इस प्रदेश में 19 बार सरचार्ज लगा करके बढ़ाई गई हैं। तो जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली हो, सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल महंगा हो, वहाँ की इंडस्ट्री बंद करने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया है। इंडस्ट्रियाँ बंद होने के कारण से बेरोजगारी में राजस्थान पहले नंबर पर आ गया है। तो इस नाते से मैं ये कह सकती हूँ कि ये सरकार पूरी तरह से फेल रही है और अब आने वाले समय में, आने वाली 25 तारीख को मतदाता कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को वोट करके कमल का फूल खिला करके पुनः बीजेपी की सरकार बनाने जा रहा है और कांग्रेस को सबक सिखाने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।